पूरी दुनिया में हैं। यूँ तो हर चुनाव अहम होता है, लेकिन इस बार के चुनाव ख़ास इसलिए हैं क्योंकि आपको याद होगा 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 30 साल बाद उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की जनता ने एक पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी। और उस वक्त जो पूरा चुनाव प्रचार चला था, उस वक्त जो पूरा चुनाव चला था, वो कुल मिलाकर के एक नाम और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ऐसा लग रहा था सिमट गया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 5 साल में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत नहीं बल्कि इस वक्त कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार हो चुके हैं। और हमें बहुत खुशी है कि इस वक्त चुनाव का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीडी न्यूज़ और राज्यसभा के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डीडी न्यूज़ और राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आपको रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, मैं उसके लिए और हम लोग सब उसके लिए बधाई आपको देना चाहते हैं। मुझे याद है सर कि कुछ साल पहले तक आपके आलोचक ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तो अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करते करते रूस के साथ जो संबंध थे उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब आपको जबकि ये सम्मान मिल गया तो आपको लगता है कि आपके आलोचकों को वो जवाब मिल गया होगा। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आलोचना तो बहुत अच्छी है और ज़रूरी भी है, लेकिन सब्सटेंस के बिना जब कहा जाता है तो आलोचना नहीं होती, आरोप होता है। मैं तो चाहूँगा कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए था, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत रेयरली देखने को मिला है। जो मैंने अनुभव किया वो सिर्फ आरोप ही आरोप चलते रहे हैं। और अगर उसने क्रिटिसिज्म करने का तय किया होता तो स्टडी करता, अमेरिका के साथ हमारे संबंधों का स्वरूप क्या है, रशिया के संबंधों का स्वरूप क्या है, इनके साथ इशू क्या है, उनके साथ क्या इशू है, मल्टीलेटरल फोरम पे हम कहाँ होते हैं, बायलेटरल फोरम पे हम कहाँ होते हैं, सारी चीज़ों को देखा होता तो कोई इस प्रकार का अरे फुटपाथिया जिसको कहे वैसा कोई कंक्लूजन नहीं निकालता। तो प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान यूएई से भी इसी महीने अगर कहें तो यूएई ने भी आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का, कई सम्मान आपके नाम हो चुके, लेकिन अभी यूएई और रूस का जो सम्मान आया उसको लेकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव में ही क्यों हुआ। देखिए, दुनिया के देशों को तो अपने हिसाब से चलते हैं, उनका एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के हिसाब से रहता है। जैसे हमने हमारे देश में पद्मश्री पद्म पुरस्कार वगैरह अभी दिए, अब ये समय ध्यान तो नहीं रहता कि उस देश में क्या है, कई विदेश के लोगों को भी देते हैं। अभी हमने भारत रत्न दिया, उसको भी कोई कह सकता है कि चुनाव के वर्ष में क्यों दिया, एक वर्ष टाल देते थे। तो अब आलोचना करने की कोई लॉजिक नहीं है जी, उन देशों का चलता है। दूसरा, जब मैं पहली बार सऊदी अरेबिया गया था तो सऊदी अरेबिया ने उनका सबसे बड़ा सम्मान दिया था। मैं फ़िलिस्तीन गया, देश का पहला प्रधानमंत्री था जिसको वहाँ जाने का अवसर मिला। फ़िलिस्तीन ने भी बहुत बड़ा सम्मान दिया था, अफ़गानिस्तान ने भी दिया था। तो मैं समझता हूँ कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इन स्वाभाविक प्रक्रियाओं को चलने देने की बात हमेशा कही है। विदेशी देशों से संबंधों की बात हो रही है तो मैं इस बात पे तो बाद में आएंगे कि वो घटनाएं जिनके ऊपर हमें ऐसा लगा कि विदेशों ने हमारा साथ दिया है, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह से बालाकोट या बाकी सब बातों में विदेशों से जिस तरह के रिस्पांस थे, उसमें ऐसा लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा या उनके संबंध बाकी देशों से बेहतर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। आपको क्या? आपकी बात एकदम सही है। आज विश्व के अंदर भारत ने अपनी एक जगह बनाई है। पहले हम एक दर्शक थे, अब हम एक प्लेयर है। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट की चर्चा होती थी तो कभी हमें ऐसे ही देखा जाता था शायद भारत तो रुकावट डालेगा। आज दुनिया कह रही है कि भारत लीड कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव लेकर के हमने कॉन्क्रीट रूप दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संबंध में तनाव है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से हमारा उतना ही प्यारपूर्ण संबंध है। हम दोनों जगह पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। अरबियन कंट्रीज और ईरान के बीच में तनाव है, लेकिन
अरेबिक कंट्रीज में जो हो रहा है, ईरान में जो, लेकिन हमारे साथ दोनों की दोस्ती है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने दुनिया के साथ अपना तालमेल करना चाहिए। दूसरा, पहले दुनिया बाइपोलर थी और इसलिए किसी न किसी खेमे में किसी को जाना पड़ता था। आज ग्लोबलाइज के एरा में पूरी दुनिया इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटरकनेक्टेड भी है। ऐसी स्थिति में भारत एक आइसोलेटेड अवस्था में नहीं रह सकता है। सबके साथ मिलजुल करके चलने का प्रयास करना चाहिए और हमने पिछले दिनों यही प्रयास किया है और जिसके सुखद परिणाम मिले हैं। आप जैसे भारत की बात करते हैं, आपके जो संकल्प पत्र है उसमें भी भारत की विजन पे बात की गई है। 2022 में जो न्यू इंडिया एट 75 की बात की गई है। ऐसे आप 5 क्या आपको लगता है प्राथमिकताएं हैं जिसके जरिए आप उस विजन को पाएंगे? एक तो हमने पहली बार हम एक ऐसा संकल्प पत्र लेकर के आए हैं जिसमें हम मिडवे देश को हिसाब देने का हमने फैसला किया है। यानी 2022 के भी हमने लक्ष्य तय किए हैं और 2024 के भी लक्ष्य तय किए हैं। 2022 आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। देश में एक प्रेरणा का वातावरण बनाना चाहिए। आज़ादी के लिए जीने मरने वालों का पुण्य स्मरण करना चाहिए। उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए 125 करोड़ देशवासियों को देश को आगे बढ़ाने का भागीदार बनाना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2022 जबकि आज़ादी के 75 साल होंगे, हमने 75 कदम ऐसे तय किए हैं जिसको हम 2022 तक पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 23 और 24 में भी लोग मुझे पूछेंगे, भाई तुमने तो कहा था, क्या हुआ? इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने का भूतकाल में किसी ने हिम्मत नहीं की, हमने की है। और मुझे विश्वास है, जैसे हमने कहा है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसके पास घर नहीं है उसको हम पक्का घर देंगे। हमने कहा 2022 तक हिंदुस्तान में कोई एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको बिजली का कनेक्शन न हो। तो एक प्रकार से ईज ऑफ लिविंग उसको हम बल दे रहे हैं। दूसरा, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसान की आय 2022 तक हम डबल करना चाहते हैं और उसमें इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, एग्रीकल्चरी पर एकड़ यील्ड कैसे ज़्यादा हो, ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, फिर फूड प्रोसेसिंग को बल कैसे मिले, फूड स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन सब का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो। उसके बाद उसके साथ पशुपालन, उसके साथ फिशरीज, उसके साथ पोल्ट्री, उसके साथ हनी, ऐसे कई चीज़ें हैं उसको जोड़ना। और एक नया दृष्टिकोण हमने दिया है, अन्नदाता ऊर्जादाता बने। खेत के किनारे पर हर किसान 1-2 मीटर जमीन बर्बाद कर देता है बाड़ लगा करके, वो उसके सिर्फ फेंसिंग अलग अलग करता है जी। अगर उसी को वो सोलार पैनल लगा दे तो एक प्रकार से वो ऊर्जा पैदा करेगा। अपने खेत में पंप वगैरह चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उससे मिल जाएगी। और अतिरिक्त ऊर्जा है वो राज्य सरकारों को हम आग्रह करेंगे खरीदिए। तो देश का किसान, अच्छा कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर पानी नहीं है तो साल में मुश्किल से एक आध फसल होती है, उसको तो 6 महीने सोलार पैनल से बिजली मिलेगी, तो 365 दिन इनकम का उसका एक जरिया पैदा होगा। एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी हमारा थिंकिंग है और वो आने वाले दिनों में काम आएगा। जब आप सोलर पैनल की बात करते हैं तो एक समस्या उस वक्त आती है कि सोलर पैनल की महंगाई या उसका कॉस्ट, तो क्या आपने ये भी सोचा है कि कैसे उसको, जब आप इतनी बड़ी योजना सोचते हैं तो इसके जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे सोलर पैनल को सस्ता करने? आप देखिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है एलईडी बल्ब को लेकर के। एलईडी बल्ब कोई नई चीज नहीं थी, एलईडी बल्ब से लोग परिचित थे कि हमारे आने से पहले एलईडी बल्ब की कीमत 350 रुपया 400 रुपये तक थी।
एलईडी बल्ब के कारण हर परिवार में, मध्यम वर्ग का परिवार का बिजली का बिल सालाना 2-3 हज़ार रुपये बच जाता है और देश का एनर्जी कंजम भी बच जाती है और इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्स भी बच जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को भी मदद मिलती है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया। आज अरबों खरबों एलईडी बल्ब बांटे गए। स्थिति ये बनी कि इसकी कीमत 45 रुपये आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप शुरू में जब मोबाइल फ़ोन आया बहुत महंगा था, आज मोबाइल फ़ोन तो सोलार का भी ऐसा ही होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने किसानों की जिक्र किया अपने संकल्प पत्र के संबंध में, आपने 2022 तक उनकी आय को दोगुने करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी भी जो किसानों की स्थिति है वो अभी भी डिस्ट्रेस में है। आत्महत्याएं लगातार होती हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। देश में किसान आते हैं, दिल्ली में आते हैं, उनका प्रदर्शन होता है, तो कहते हैं कि पिछले 5 साल में किसानों को लेकर के कोई ऐसा कदम, वो करें लॉन्ग टर्म ठीक है 22 के लिए, लेकिन अभी उनको तुरंत रिलीफ मिले, ऐसा क्या हुआ? जैसे एक तो हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का बड़ा अभियान चलाया। सॉइल हेल्थ के कारण उसको पहली बार पता चलने लगा उसकी मिट्टी की सेहत कैसी है। उससे वो तय करना पाया कि अब तक वो जो खेती जिस चीज़ों की करता था उसकी ज़मीन उसके लायक है नहीं, उसने शिफ्ट करना चाहिए। और लोगों ने इस बात को माना। पहले वो आवश्यकता से अधिक फर्टिलाइज़र लगाता था, जो फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए उससे अलग लगा देता था। दवाइयाँ भी पेस्टिसाइड जो चाहिए उसके बजाय कुछ बगल वाले किसान ने लाल डिब्बे वाली बोतल लाया तो ये भी लाल डिब्बे वाली बोतल ले आता था। तो हमने उसको वैज्ञानिक तरीके से ले जाने का एक बहुत बड़ा काम किया। दूसरी बात है एमएसपी। ये बहुत बड़ा इशू स्वामीनाथन कमीशन का 2007 से फाइलें पड़ी थी। यूपीए सरकार उसको दबोच करके बैठ गई। उन्होंने किसानों की परवाह नहीं की। अगर और उसमें लागत के 1.5 गुना मूल्य देना, अगर ये काम 2007 में हो गया होता तो हमारे देश के किसानों को इतनी मुसीबत ना आती। हमने ये काम किया और किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया। इतना ही नहीं, हमने एमएसपी भी, उसका भी दायरा बहुत बढ़ा दिया। पहले हमारे यहाँ कभी भी पल्सिस एमएसपी में नहीं थे, हम पल्सिस बाहर से लाते थे। तीसरा महत्वपूर्ण हमने काम किया है कि हो सके उतना एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपोर्ट जीरो करके उसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को देश में कैसे पैदा करें। अब जैसे आज भी पामोलिन हमको बाहर से लाना पड़ता है, या तो हम पामोलिन के लिए जो कि भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर सकते उस पर बल दें, देश का इंपोर्ट कम हो तो देश के किसानों को ताकत मिलेगी। अब पहली बार हमने फसल बीमा योजना इसको हम लाए। हमारे यहाँ कभी प्राकृतिक आपदा होती थी, अगर ओले गिर गए, आंधी तूफान आ गया, तो किसान को जो मदद देने के तौर तरीके थे वो इतने आउटडेटेड थे। उन सबको हमने बदल दिया और वो किसान को बहुत ही संतोष देने वाला हमने उसका दायरा बना दिया ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। तो इनाम हमने योजना शुरू की, उसको एक नेशनल लेवल का मार्केट मिले। किसान अपने मोबाइल फ़ोन पर तय कर सकता है कि उसको माल सही है कि मार्केट कहाँ मिलेगा, सही भाव कहाँ है, वो चीज़ें तय कर रहा है। तो ऐसी अनेक चीज़ों को हमने किया है और अब हमने किसान सम्मान निधि दी है। किसान सम्मान निधि अगर कर्ज माफ़ी जो लोग करते हैं तो वो एक प्रकार से 10 साल में एक बार करते हैं, राजनीतिक माहौल बना करके। पहली बार देश में जब यूपीए सरकार थी, किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन सरकार बनने के बाद सिर्फ 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। यानी कहाँ 6 लाख करोड़ का कर्ज और कहाँ यानी आपने पॉलिटिकल गिमिक किया, किसानों का चीटिंग किया, किसानों को हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और 52,000 करोड़ में भी कुछ लाख लोगों को मिला, सब किसानों को तो कुछ नहीं मिला। जो मिला उसका भी सीएजी रिपोर्ट कहता है कि उसमें भी उनकी आदत के अनुसार 35-40 लोग बिल्कुल ही किसान ही नहीं थे, वो रुपये मार गए। तो इस सारी प्रक्रिया को हमने समझ करके हमने एक योजना बनाई है। हर साल यानी अगर 10 साल में उन्होंने 52,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था
हम 10 साल में 7,50,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। दूसरा, कर्ज लिया नहीं लिया उसे कोई लेना देना नहीं। इस देश के 5 एकड़ और 5 एकड़ से नीचे की भूमि वाले सब किसानों को ये मदद मिलेगी। अब हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि 23 मई के बाद जब हमारी नई सरकार बनेगी, जो बनने वाली है, तो हम ये 5 एकड़ का भी जो हमने स्लैब रखा है वो भी निकाल करके हिंदुस्तान के सभी किसानों को इसका बेनिफिट मिलेंगे। हमने ब्याज जीरो कर दिया। किसान जो भी लोन लेगा जीरो करने का हमने संकल्प पत्र में कहा है। तीसरी बात, हमने ये भी कहा है कि उसको जो कर्ज लेता है उस कर्ज को हमने डबल कर देने की व्यवस्था की है। तीसरी बात हमने कही है कि फिशरमैन को भी किसान कार्ड के जो फैसिलिटी मिलती है वो फिशरमैन को मिलेगा, तो वो भी उसके लिए इनकम का साधन बनेगा। तो दूध उत्पादन हो, पोल्ट्री हो, फिशिंग हो, हनी हो, अनेक चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने भी कहा कि 23 के बाद सरकार बनने वाली, आप इतना कॉन्फिडेंट किस आधार पे? क्योंकि पहले दौर का भी चुनाव हुआ, अभी 6 चरण और बाकी हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस। आज बल्कि एक अखबार में खबर भी आई कि सरकार ने अपने 100 दिन का एजेंडा भी एक तरह से तय कर लिया। आप तो 2022 की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास का कारण क्या है? 5 साल पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा से। मैं नया था, सीखने के लिए भी जितनी मेहनत करनी पड़ी एक विद्यार्थी की तरह सीखता भी रहा। नया था इसलिए जितने भी अच्छे विचार आते थे उसको स्वीकार करता गया। मेरे कोई बैगेजेज नहीं थे, नया था तो मैं एक नएपने से कर सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ मुझे था कि मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था और एक अच्छा माने जाने वाले राज्य का मुख्यमंत्री था, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ों से मैंने 2014 में काम को शुरू किया। और आपने देखा होगा कि सरकार पर परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो हमने इनिशिएटिव ना लिया हो। हमने पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर बल दिया, हमने डिलीवरी को बल दिया। अगर आज़ादी के से लेकर के हम आए तब तक देश में सैनिटेशन कवरेज 38% था, आज वो करीब करीब 99% पहुंच गया। तो लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफल हुए। आज़ादी से हम आए तब तक जितने एलपीजी गैस कनेक्शन थे उससे हमने डबल कर दिया 5 साल में। तो लोग हमारी स्पीड भी देख रहे हैं, हमारा स्केल भी देख रहे हैं और हमारी काम करने की स्किल भी देख रहे थे। स्पीड, स्केल एंड स्किल, ये 5 साल लगातार और एक दाग नहीं है। कोई ऐसी गलती नहीं की है या कुछ ऐसा बुरा नहीं किया है कि जिसके कारण तो ये 5 साल का कठोर परिश्रम, 5 साल का संपूर्ण समर्पण किसी के भी अंदर विश्वास पैदा कर सकता है, जो विश्वास मेरे में पैदा हुआ है। दूसरा, मैं लगातार हिंदुस्तान का दौरा कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रह करके मैंने देश नहीं चलाया। मैंने नॉर्मली 5 साल एवरेज सैटरडे संडे हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, बात की है, वहाँ से अफसरों से मिला हूँ, किसी भी दल की सरकार हो वहाँ के नेताओं से मिला हूँ। तो इसके कारण मेरी लगातार एक्टिविटी, और अभी जो रैलियाँ हुई, मेरी जो चुनावी रैलियाँ चल रही, मैं जबरदस्त वेव देख रहा हूँ, जबरदस्त वेव, अनप्रेसिडेंटेड वेव। मैंने 2014 में भी ऐसा नहीं देखा। मैंगलोर की खास करके जो एक क्लिप चल रही है मैं देख रहा था। अच्छा, वो कोई मेरा रोड शो नहीं था जी, मैंगलोर वाला रोड शो नहीं था। मैं जब जा रहा था तो लोग खड़े थे, मुझे लगा चलो फिर मुंडी बाहर निकाल करके गाड़ी में से हाथ ऊपर करूं। तो मैं जब बाहर निकला मैं हैरान था, मीलों तक ये हाल था। फिर उनके सम्मान के लिए मैं बाहर खड़ा रहा, ये रोड शो नहीं था। और जब मैंने खुद ने सोशल मीडिया में वो दृश्य देखा, किसी ने ऊपर से शायद लिया होगा, तो मैं हैरान था इतने, क्योंकि
गाड़ी में तो मुझे मेरे अगल बगल के 25-50 फीट तक ही दिखता था। मैं हैरान था। तो ये जो जन सैलाब है अभूतपूर्व है जी। तो आप जो इतना जगह रैलीज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि सच में इस देश में लोगों के मन के क्या मुद्दे जो वो आपके सामने रखते हैं? 5 साल हमने जो सरकार चलाई उसमें हमने एड्रेस किया सामान्य मानवीय की आवश्यकताएं जो आज़ादी के पहले 10-20 साल में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो विलंबित हो गई, 60 साल तक नहीं मिली। तो हमारी पहली प्राथमिकता रही। और आपको मालूम होगा जब मुझे एनडीए का लीडर चुना गया तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उस समारोह में मैंने भाषण करते कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। 5 साल मैंने सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी जान लगा दी और उसको किया। उसको घर मिले, गैस मिले, बिजली मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, आरोग्य की व्यवस्था, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए, अनप्रेसिडेंटेड। और पहला 5 साल मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति का था। अगला 5 साल मेरा आकांक्षाओं की पूर्ति का है, एस्पिरेशंस की पूर्ति का है। अब मेरा ध्यान है सामान्य हिंदुस्तान के नागरिक की एस्पिरेशंस क्या है, आकांक्षा क्या है, उस पर बल देना, ये मेरा फोकस है। सर, अगर हम बात करें मैनिफेस्टो की, आपके संकल्प पत्र की और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, एक बात सामने आती है, वो है सामाजिक सुरक्षा। ये क्या आप मानते हैं कि इस देश में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? चाहे उनकी न्याय स्कीम हो, चाहे आप कहते हो कि हम 60 साल बाद इन लोगों को जो है वो पेंशन देंगे, तो सामाजिक सुरक्षा क्या एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? पहली बात है, हर सरकार का ये दायित्व होता है, सोशल सिक्योरिटी। ये मैनिफेस्टो में हो या न हो, और पिछले 5 साल भी हमने यही काम किया है। जब उसको रहने के लिए घर मिलता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको 5 लाख रुपया हेल्थ केयर के लिए मिलना, मतलब कि सामान्य मानवीय के लिए 1 रुपये में, यानी 90 पैसे में इंश्योरेंस, मतलब सामाजिक सुरक्षा है। और इसमें करीब, आंकड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा मुझे याद है 3000 करोड़ रुपया ये सामाजिक सुरक्षा के जो इंश्योरेंस थे वो ऑलरेडी उन लोगों को मिल चुके हैं। अब वैसे सरकार 3000 करोड़ रुपए की योजना बनाती तो अखबारों में हेडलाइन होती, लेकिन सामान्य 90 पैसे की योजना से 3000 करोड़ रुपया गरीबों के पास पहुंच गया। ये अगर एक चीज और मैं पूछूं कि न्याय योजना जो कांग्रेस ने सामने रखी है, आप इसे कैसा मानते हैं, इम्प्लीमेंटेबल मानते हैं? जब वो न्याय योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है उन्होंने जाने अनजाने में कहो इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले 55 साल एक परिवार के शासन ने और 60-65 साल कांग्रेस सरकार ने इस देश पर घोर अन्याय किया है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। अब जो घोर अन्याय किया है, क्या उसे वो न्याय दे पाएंगे? जैसे 1984 में सिख दंगों में सिखों की बेरहमी से कत्ले आम, क्या कांग्रेस उनको न्याय दे पाएगी? इस देश में 100 से अधिक बार भारत के संविधान का दुरुपयोग करके 356 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को उन्होंने तोड़ दिया, गिरा दिया। वो जो अन्याय हुआ वो करेंगे क्या? इस देश में एमजीआर को अपमानित किया उन्होंने, कभी करुणानिधि को अपमानित किया, कभी उन्होंने नामुद्री पाद को अपमानित किया, कभी बादल साहब को अपमानित किया। जो भी राजनीतिक दल नीचे उभर करके आते उनको बिल्कुल ही अपमानित किया। क्या उनके अपमान के सामने वो न्याय दिला पाएंगे क्या? ऐसी बहुत बड़ी सूची है। 3 तलाक के कारण जो माताएं बहनें पीड़ित हैं, बर्बाद हो गई है, उन्हीं के कारण हुई है। कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं की, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं की। क्या उनको न्याय दिला पाएंगे? और इसलिए कांग्रेस को ये महंगा पड़ने वाला है। आप अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष आप पे आरोप लगाता है। ये विपक्ष का आरोप है कि
आप राष्ट्रीयता के मुद्दे को चुनावों में लेके आए हैं, चाहे वो बालाकोट हो या फिर बाकी सब चीज़ें हों, और उसके ज़रिए आप जो बाकी मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके इन मुद्दों के ज़रिए वोट पाना चाहते हैं। मीडिया में एक छोटा सा वर्ग है, कुछ को कहे कुछ हाइपर सेक्युलर है। इन्होंने किसी भी चीज में से सरकार को या मोदी को घेरना, ये उन्होंने तौर तरीका बनाया हुआ है। हमारे देश में बॉफोर्स का मुद्दा था, रक्षा से जुड़ा हुआ था, मतलब देश के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी के पाप को धोने के लिए राफेल का एक झूठा मुद्दा उठाया। 6 महीने तक वो कोई भी सबूत के बिना जहां जाए वहां यही बोलते रहे। इसका मतलब उन्होंने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को, देशभक्ति के मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। एक प्रकार से उन्होंने जमीन जोत के रखी थी। अब ये मेरी कुशलता है कि उसमें मैं कौन सा बीज बोऊं, और उन्होंने जो मेहनत की, तो जैसे चौकीदार के लिए उन्होंने दुनिया भर के लोगों को चौकीदार करके बात पहुंचा दी, तो मैंने धीरे से आकर के उसका सही रूप दे दिया लोगों के सामने। तो ये उनकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो उनके मार्गदर्शक हैं, स्ट्रेटेजिस्ट, उनकी मर्यादाएं हैं। जहां तक आप मुझे बताइए, हमारे देश में सामान्य मानवीय की सुरक्षा, क्या जिस देश के हजारों सेना के जवान बलि चढ़ गए, शहीद हो गए, क्या उनके विषय में हम आगे क्या करेंगे? ये चुनाव का मुद्दा नहीं होगा क्या? किसान मरे तो चुनाव का मुद्दा, लेकिन जवान मरे तो चुनाव का मुद्दा नहीं। ये कैसे हो सकता है? हमारे देश की सेना मजबूत हो देश की रक्षा के लिए। हम 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहे हैं। अगर इसको हम छुपाएंगे, देश की जनता के सामने हमारा क्या व्यू है लेकर के नहीं जाएंगे, क्या लॉजिक है? जम्मू कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू के जमाने से देश के गले में ऐसी अटकी पड़ी है, क्या उसका सॉल्यूशन निकालने की हिम्मत करें? हमने 70 साल तक एक रास्ता पकड़ा, लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो नया रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और नया रास्ता पकड़ने के लिए हमने स्पेसिफिक योजनाएं बनाई है। धारा 370 हो या 35A हो, हमने स्पेसिफिक रोड मैप बनाया है। तो देश की जनता को हमने विश्वास में लेकर के बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और इसलिए तीसरी बात है, क्या दुनिया का कोई देश देशभक्ति की प्रेरणा के बिना चल सकता है क्या? अगर हमें ओलंपिक में मेडल लाना है, देशभक्ति से मेरे देश के नौजवानों को भरूंगा, तब जगल के मेडल लाने की संभावना बनती है। प्रधानमंत्री जी, आप कश्मीर के जब बात करते हैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में 370-35A की बात करते हैं। 370 बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा रहा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है 370 हटने नहीं देंगे। आप 35A की बात करते हैं, लेकिन जब आप 35A की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। 2020 उन्होंने डेडलाइन दे दी है। उन्होंने हमेशा यही भाषा का प्रयोग किया है, यही इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया है। कश्मीर की जनता ने उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने के लिए कहा था। पंचायतों के चुनाव जब हुए, चुनाव बहिष्कार के लिए कहा था। अब वे आउटडेटेड हो चुके हैं, वहाँ की जनता उनको लीडर मानने को तैयार नहीं है, उनके कहने पर चलने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने पंचायतों के चुनाव हमने करवाए गवर्नर रूल में, जिसको वो मना कर रहे थे, और दोनों पार्टियाँ, मुफ्ती की पार्टी और अब्दुल्ला की पार्टी, दोनों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, तब भी करीब 70 से 75% पोलिंग हुआ। और आज हजारों पंच सरपंच जीत करके जम्मू कश्मीर में गांव का कारोबार चला रहे हैं, और भारत सरकार का सीधा पैसा, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं, सीधा उनको पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी, अगर मैं थोड़ा सा लाइटर वे में कहूं कि आपके भाषणों में या फिर कांग्रेस के नेताओं के भाषणों में गांधी परिवार से विशेष प्रेम लगता है आपका, वो आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं, वो आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो गए। अभी मैं एक टीवी इंटरव्यू दे रहा था, उस टीवी इंटरव्यू में मुझे पूछा गया कि आप गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का नाम देते क्यों नहीं, ऐसा मुझे पूछा गया था।
हकीकत ये है कि हम मुद्दों की चर्चा करते हैं। हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वो है वंशवाद। बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण सुन लीजिए, उनका जालंधर में भाषण है, पुणे में भाषण है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और ये मैं 30s-40s की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वंशवाद का घोर विरोध किया था। और अगर मैं वंशवाद का विरोध करता हूँ तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कर रहा हूँ। और इस देश में मैं इस मुद्दे पर लगातार बोल रहा हूँ। देश में लोकतंत्र को बल मिलना चाहिए। वंशवाद लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। 55 साल तक परिवार तंत्र चला इस देश पे। तो इस देश की जो भी दुर्दशा है उसके लिए 55 साल काम करने वाले लोग जिम्मेवार है कि नहीं है। अगर कोई मुझे 55 महीनों के लिए जिम्मेवार मानता है तो 55 साल वाले कोई जिम्मेवार नहीं। अगर ये मैं चर्चा मुद्दों पर करता हूं, अगर इसको कोई कहे तो मैं नहीं जानता हूं। जहां तक मुझ पर गाली का सवाल है, वो तो नामदार है, वो बड़े घराने के लोग हैं, उनके पिता, दादी, नाना बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं। और हम तो एक चाय वाले गरीब परिवार से आए हुए, और आमतौर पर ऐसे बड़े बड़े लोगों को, छोटे लोगों को गाली देने का वो अपना हक मानते हैं। तो वो उनकी जगह पे, मैं मेरी जगह। तो सर, अभी आपने कहा कि मैं तो गालियों का अभ्यस्त हो गया हूँ। मेरे ख्याल से शायद आप देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनको 5 साल में सबसे ज्यादा इस तरह की गालियां मिली। 5 साल नहीं, 18-19 साल से मैं इतनी गालियां मुझे दी गई है, और डिक्शनरी का कोई ऐसा गंदा शब्द नहीं है जो मेरे लिए इस्तेमाल न किया गया हो। लेकिन मेरा अपना संतुलन नहीं खोया। क्या कारण, क्या वजह? मैं पूर्ण समर्पण भाव से देश के लिए काम कर रहा हूं। कारण एक ही है, देश की जनता का मुझ पर प्यार, जो उनको स्वीकार्य नहीं है। कारण सिंपल है। चलिए सर, चुनाव की बात पे एक बार फिर लौटते हैं। 2019 का चुनाव एक ऐसे टाइम में हो रहा है जबकि हम देख रहे हैं कि सीमा पर सुरक्षा की अलग चुनौतियां बनी हुई हैं। जितने सुरक्षा बल हैं उनको रोज़ नई चुनौतियों का सामना कश्मीर में सीमाओं पर करना पड़ रहा है। आप प्रधानमंत्री होने के नाते वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो सब चीज़ों पर आप नज़र रखें। चुनाव का आपका व्यस्त कार्यक्रम, पूरे देश में आपको भ्रमण करना, तो एक तरह की दो तरफा चुनौतियां, डबल आपके सामने चुनौतियां हैं। तो इनसे कैसे कॉप अप कर पा रहे हैं आप? मतलब आप मेरी क्षमता का समझ नहीं, मतलब देखिए, देश आजाद हुआ तब से सीमा पार से मुसीबतें झेल रहा है, कोई अभी आई नहीं है। और आतंकवाद पिछले 40 साल से देश भुगत रहा है। आए दिन हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे अलग अलग शहरों में, तो वो तो अब कश्मीर में 2.5 जिलों में सीमित हो गया। लेकिन चुनाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश को चलाने की मेरी जिम्मेवारी टल जाती है। आपने देखा होगा कि चुनाव घोषित हुए तो अभी मैं सियोल गया था, अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा था। आपने देखा होगा हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट तोड़ने वाला हमारा मिसाइल का जो सफल प्रयोग किया, और दुनिया की हम अंतरिक्ष की 4थी महाशक्ति बने। तो सरकार तो चलती ही रहनी चाहिए। और मैं ये 2 चुनौती क्या 50 चुनौतियों को एक साथ पिछले 5 साल से संभालते आया हूँ। मुख्यमंत्री के नाते मेरा अनुभव भी है, तो करते रहना चाहिए। जैसे बालाकोट जैसे इंसिडेंट्स जो हैं, इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की या फिर हमारे देश की मीडिया की भूमिका कैसे देखते हैं? देश की जनता उसका ठीक से मूल्यांकन करती है, और धीरे धीरे देश की स्थिति ऐसी हो रही है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करने लग गई है। पर फिर भी प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से कुछ पिछले दिनों में खबरें आई, और मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कुछ फेक न्यूज़ भी इस तरह की आई, और भारत की जो सुरक्षा जो बल हैं उनकी क्षमता को कम करके आंकने की विदेशी मीडिया की तरफ से कुछ खबरें आई, और देश में कुछ लोगों ने उसको नैरेटिव बना दिया। ये आपको लगता नहीं खतरनाक है? एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने की भी इस तरह से कोशिश हो रही है। मैं अभी भी मानता हूँ कि राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक दुश्मनी जिसको पालनी है पाले। कम से कम हम एक सीमा बनाएं कि हम
मोदी का विरोध करते करते भारत के दुश्मन न बन जाए, भारत का विरोध ना करे। कम नसीब से, दुर्भाग्य से जो भाषा बोली जा रही है वो मोदी विरोध के मूड में, क्या शुरू तो मोदी के लिए करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो इस हद को पार कर देते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल देते हैं। सर, फेक न्यूज़ को लेकर जब बात चल रही है और आपने अभी राफेल का भी जिक्र किया, आपको लगता है इसको लेकर भी मीडिया में जिस तरह की खबरें लगातार आती रही, और ये भी इसमें से बहुत सारी खबरें हिंदुस्तान के बाहर से भी आई, राफेल को लेकर के इतनी सब चीज़ें आई, और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने तो ये तक बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कि चौकीदार चोर हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नैरेटिव खड़े कर दिए जाते हैं, कैसे आपको लगता है? मुझे क्या लगता है, मुद्दा नहीं है। मैं तो ऐसे झूठ को जानता हूँ, ये झूठ चल रहा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। चिंता कांग्रेस जैसी पार्टी जो 125 साल पुरानी है, वो इस जगह पे पहुंच गई कि उसको झूठ के सहारे जीना पड़ रहा है। ये कांग्रेस की छोटे मोटे हर कार्यकर्ता के लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को आज इतना गंभीर कमेंट करना पड़ा, ये छोटी बात नहीं है जी। देश के बाहर से भी इस मुद्दे को, राफेल के मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है बार बार, और उस कारण से भी ये होता है कि बार बार जब ये मुद्दा थोड़ा ठंडा होता है फिर उठना शुरू होता है, क्योंकि कोई एक खबर विदेशी मीडिया में छप जाती है। तो आपको इसके पीछे कोई खास डिजाइन दिखाई दे? अभी तो साफ लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? साफ लग रहा है। तो सच कैसे सामने आएगा? सच तो आ चुका है जी। सच बाकी नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आ गया, पार्लियामेंट के टेबल पर सारी चीजें रख दी गई, सब आ चुका है जी। मीडिया के लोग सत्य बताने की हिम्मत नहीं करते हो। अच्छा प्रधानमंत्री जी, चुनाव के संदर्भ में अब कुछ खास राज्यों की बात करें, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, 23 के बाद आपकी सरकार आ रही है। अगर थोड़ा सा राज्यवार हम जाते हैं, अभी कर्नाटक, आपने मैंगलोर का जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त आपकी वहाँ पर वेलकम हुआ, लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन जिस कर्नाटक को बीजेपी अपना दक्षिण का द्वार मानती थी, वहाँ पर एक कोalition अगर बन जाता है जेडीएस और कांग्रेस का, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में, हालांकि दोनों मत भिन्नता के बावजूद अलग होकर लड़े, लेकिन बीजेपी को उन्होंने वहां रोक दिया। इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है ये कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनौती है? आप शायद पिछड़ा जैसा प्रदर्शन दोहराना पाए। आप महाराष्ट्र का याद करिए, पिछली बार का एनसीपी और कांग्रेस साथ लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? वो सत्ता में थे कि नहीं थे? उनकी जुगलबंदी जबरदस्त थी कि नहीं थी? महाराष्ट्र में क्या नतीजा आया था? अभी विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस सपा मिलकर के बड़ी ताकत से लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? क्या परिणाम आया? अभी त्रिपुरा में पर्दे के पीछे सारा गठबंधन हो चुका था। त्रिपुरा के अंदर इतने लंबे समय का लेफ्ट समाप्त हो गया। तो ये जो आप लोग हल्के फुल्के तरीकों से एनालिसिस करते हो, वो मीडिया में लिखने के लिए काम आएगा, धरती की सच्चाई नहीं बदलता है। आपको उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लगता है? क्योंकि दो एक धुर विरोधी दल एक साथ हैं और ये माना जाता है कि उसका अच्छा खासा वोट बैंक है। आपको उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बीजेपी की पिछली बार, आपको वहां पे भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी? देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश का मिजाज ही है कि पैतृक सीट 4-4 दशक से जो परिवार के, उनको मैदान छोड़ करके भागना पड़ा है। अगर गठबंधन में ये ताकत होती, और गठबंधन ने उनको समर्थन किया हुआ है, और वहां तो इनका सबका गठबंधन है, फिर भी भागना पड़ा है। यही बताता है कि जमीन की सच्चाई क्या है। मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं। अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ से मैं अमेठी का ही कर रहा हूँ, मुझे सब बोलने में संकोच नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर वायनाड की सीट पे गए? मुझे लगता नहीं, वो हकीकत है, हकीकत है। प्रधानमंत्री जी, लेकिन अगर जैसे आपने उत्तर प्रदेश की, अभी राहुल ने आपसे सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने कहा कई लोग बीजेपी के कुछ लोग ऐसा मानते हैं, शायद मेरी जो जानकारी, उनको लगता है कि भाई शायद
उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब गठबंधन हुआ है, एक थोड़ा सा बीजेपी को वहाँ नुकसान हो सकता है। उनका मानना है कि भाई अगर नुकसान होगा तो पश्चिम बंगाल में हम भरपाई कर लेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ पर ममता जी जो हैं वो पैर नहीं रखने दे रही बीजेपी को। जिस तरह से वहाँ की खबरें आ रही हैं, कभी हिंसा हो जाती है, कभी चुनाव को लेकर के अभी लोगों ने चिंता जताई। क्या आपको लगता है ये एक चुनौती है? जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं दोबारा डंके की चोट पर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता कई वर्षों के बाद संकट से बाहर निकली हुई है और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति को भली भांति समझते हैं, देश नीति को भली भांति समझते हैं और इसलिए मेहरबानी करके उत्तर प्रदेश के नाम से हम वार्ताएं चलाना बंद करें। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल, आप ही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए वहाँ की सरकार पूरी ताकत है, तभी तो रोक रहे हैं। ताकत न होती तो उनको नोटिस ही नहीं करते। नहीं, बंगाल में इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से जन समर्थन प्राप्त कर रही है और हम अनुभव करते हैं। मैं अभी जहाँ जहाँ जाकर के आया हूँ तो उनको ये जो रोकने की कोशिश कर रही है, उनको कांग्रेस की चिंता नहीं है, अब तो उनको लेफ्ट की भी चिंता नहीं। जो लेफ्ट बंगाल में 30 साल तक राज किया, उस लेफ्ट की भी चिंता नहीं, उनको चिंता सता रही है बीजेपी की। इसका मतलब है कि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जो कुछ उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज के साथ किया, आप क्या इसे फेडरलिज्म पर एक कुठाराघात मानते हैं? मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया। भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने मैंने दिन रात परेशान मुझे किया है। 10 साल तक उनकी यूपीए की सरकार में 8-8 घंटे तक मामूली पुलिस वालों ने मेरा ग्रिलिंग किया है। मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन फिर भी लेटरन स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए हमने कभी एक शब्द नहीं बोला है। तो फेडरलिज्म के लिए हर एक का दायित्व बनता है। अब मैं आप जैसे विद्वान लोगों पर छोड़ता हूँ कि वो जो कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर मूल्यांकन करें और आवश्यक है वो लिखिए। विपक्ष का दूसरी बात, उन्होंने अपनी जनता के साथ जो किया है वो और खतरनाक है। चिंता उसकी मुझे ज्यादा हो रही है। पंचायत के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में नॉन टेररिज्म की चर्चा है, नॉन हिंसा की चर्चा है। जम्मू कश्मीर में हजारों लोग पंचायत के चुनाव में जीत करके आए। एक पोलिंग बूथ पर एक भी घटना नहीं घटी, एक भी हिंसा की घटना नहीं घटी। पश्चिम बंगाल में कोई गांव ऐसा नहीं था कि जहां हिंसा न हुई हो और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हत्याएं हुई। अपने खुद के नागरिकों को मर जाते देखना और राज्य सरकार की जायज होता है। जिला परिषद, तालुका परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ये राज्य सरकार की मेन जिम्मेवारी होती है। इस देश के मीडिया ने इस बात को दबा दिया। जितनी मात्रा में सत्य बाहर आना चाहिए वो नहीं आया। उसके कारण अब उनको इस रास्ते पर जाने में मौज आ रही है, उनको आनंद आ रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में वो ये आरोप भी लगाते हैं कि उनके साथ कांग्रेस भी मिल जाती है। वो ये कहते हैं कि आपकी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है। ऐसा एक भी सबूत नहीं है। दूसरा, यूपीए के समय के जो केसेस हैं, अगर उसकी प्रोसेस चल रही है, कोर्ट उसके लिए कह रहे कि ये करो वो करो, अब कोर्ट कहेंगे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, मान लीजिए रेल के डिब्बे में 5-25 लोग, उसमें कोई लीडर भी, छोटा सा लीडर हो क्यों नहीं जाता हो और बिना टिकट पकड़ा जाए, तो इलेक्शन इसलिए पकड़ना नहीं चाहिए क्या? इलेक्शन है तो फिर रेलवे के अंदर बिना टिकट कोई जाएगा तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा होता है क्या? क्या कानून तो सबके लिए होता है भाई, मेरे लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अभी अब जब बंगाल की चर्चा हुई और आपने कहा, इससे पहले आपने जब न्याय के संदर्भ में कहा कांग्रेस ने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, उसी संदर्भ में अगर मैं आंकड़ा देखूं तो आज़ादी के बाद करीब 124 बार लगभग जो है केंद्र की सरकारों ने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। लेकिन जब बंगाल में इस तरह की हिंसा हुई, बंगाल में जब राजनीतिक कार्यकर्ता, सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई,
केरल में बीजेपी कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं, आरएसएस के लोगों को मारा गया। लोग कहते रहे ये फिट केस है 356 के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर आपने कुछ नहीं किया। मेरा अभी भी मत है, इवन जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाने का इंतजार करते रहते थे। हमने असेंबली को भी सस्पेंशन एनिमेशन में रखा था, लेकिन जब कोई सरकार नहीं बन पा रही है तब तक मजबूरन हमको 356, हम 356 आखिरी उपाय होना चाहिए, इस मत के हैं। मैं कर्नाटक और दक्षिण की राजनीति में एक बार फिर आता हूं सर। कर्नाटक में और तमिलनाडु के खास करके, अगर तमिलनाडु में बात करें तो वहां पर बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि जयललिता जी जैसी बड़ी शख्सियत नहीं है, डीएमके के बड़े नेता नहीं हैं। तो वहाँ की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, और बीजेपी का तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी, क्योंकि कर्नाटक पर आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, दोनों राज्यों में, चाहे हो केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, कोई भी साउथ का कोई भी राज्य ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा चुनाव से हटते हैं। हमारे देश में एक आने वाले समय में मिडिल क्लास एक बड़ी जो संख्या में होने वाला है। आपने पिछले दिनों में भी इस पे बात की है। जो बजट आया था, अंतरिम बजट, उसमें भी जो है टैक्स रिबेट की बात की गई। इसमें आप उनकी आकांक्षाओं को किस तरह से देखते हैं और पूरा करने के लिए क्या सोच है? आपने सही सवाल पूछा। अभी कांग्रेस पार्टी के जो गाइड एंड फिलोसोफर है, अमेरिका से खास आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि मिडिल क्लास सेल्फिश है। उन्होंने बयान दिया कि मिडिल क्लास पर कर डालने ही पड़ेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली कह रही है कि अगर वो सरकार में आए तो मिडिल क्लास भी कमर तोड़ देंगे। मेरा कन्विक्शन है कि देश में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता जा रहा है। मिडिल क्लास संस्कारों और स्वभाव से गलत करने का आदी नहीं है। वो ईमानदारी से नियम कानून का पालन करने वाला, जीने वाला देश का बड़ा वर्ग है। आज भी देश में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में इन सारी चीज़ों में मिडिल क्लास का होता है। हमने बहुत साल तक मिडिल क्लास की उपेक्षा की है। हमारा मत है कि मिडिल क्लास को सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए अवसर मिलने चाहिए। कई वर्षों से मिडिल क्लास मांग कर रहा था कि हमारा इनकम टैक्स 2 लाख से कुछ ज़्यादा रियायत दीजिए। सरकारें आई गई, हमने 5 लाख रुपया मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए आय को जीरो कर दिया, इनकम टैक्स जीरो कर दिया, 5 लाख तक जीरो। ये बहुत बड़ा काम है। उसी प्रकार से होम लोन, मिडिल क्लास का सपना होता है अपना घर हो। होम लोन हमने उसको ब्याज में कटौती, पहली बार इस देश में शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने सोचा, हाउसिंग के लिए हमने किया। रेरा का कानून बनाया। ये जो बिल्डर लोग थे वो मिडिल क्लास को लूटते थे। वो बेचारा पैसे दे देता था, सालों तक मकान नहीं मिलता था, मकान मिलता था तो भी उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं होता था, वो परेशान हो जाता था, कोई पूछने वाला। हमने रेरा का कानून बनाया और मिडिल क्लास के इन हकों की हमने रक्षा की है। यानी ऐसे आपको ढेर सारी योजनाएं मिलेगी कि जिसके कारण मिडिल क्लास को बेनिफिट हुआ है। और आगे भी मैं मानता हूं कि न्यू मिडिल क्लास जो लोग गरीबी से बाहर निकल के आ रहे हैं, इनको स्पेशली अटेंशन करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा बल्क है जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का भाग्य बदलने वाली ताकत बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी, मैं चुनाव की पे एक बार फिर आता हूँ, खास करके आपके गृह राज्य गुजरात की हम बात करें। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात कांग्रेस मुक्त हो गया था, 26 की 26 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव पिछले दिनों हुए तो बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई, 99 पे रुक गई। इस बार आप वडोदरा से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आपके दिल्ली आने के बाद गुजरात में भाजपा कमज़ोर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी करीब 87-88 के बाद गुजरात में उभरने लगी। हम एक लोकसभा का चुनाव समझौते से लड़े थे चिमन भाई के साथ, और बीजेपी को 12 सीट लड़ने को मिली थी और सामने हमारे उनको 14 सीट मिली थी।
हम 12 में से 12 जीत के आए थे और वो 14 में से 11 सीटें। तो हम पहली बार 26 में से 26 लाए नहीं, उस जमाने में भी हम 12 लड़े थे, 12 सीटें जीत करके आए थे। इस बार भी गुजरात की जनता 26 में से 26 सीट डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। और स्वाभाविक है कि गुजरात के लोग विकास, प्रोग्रेस, इन चीज़ों को पसंद करते हैं। विकास की जब हम बात करते हैं, आपने अभी की, तो विकास के साथ साथ हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये स्वाभाविक है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हों। ऐसे में जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, जो मिडिल क्लास है, उस पर हमने बात की। इन जनसंख्या के इतने बढ़ते हुए उसमें आप और न्यू टेक्नोलॉजी के समय में आप किस तरह से देखते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों? पहली बात है कि इसको एक तो हमने भारत में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, 800 मिलियन से ज़्यादा यूथ है हमारे देश में, हमने इसको एसेट मानना चाहिए। उसी प्रकार से हिंदुस्तान अर्बनाइज हो रहा है, इसको भी हमने चुनौती नहीं मानना चाहिए, अवसर मानना चाहिए। ये ग्रोथ सेंटर बनने वाले हैं। तीसरी बात है, हमारे देश की टैलेंट को आज स्टार्टअप में हम आज दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम वाले बन गए हैं। ये कौन कर रहा है? स्टार्टअप कोई 40-50 साल वाले नहीं कर रहे हैं, ये युवा कर रहे हैं और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हर 2 साल में एक नया स्टार्टअप बना करके पुरानी कंपनियों को तो बेच रहे हैं। तो एक नया क्षेत्र खुला है और इसलिए हमने मुद्रा योजना से इस प्रकार से इनिशिएटिव लेने वालों को बिना गारंटी धन देने के लिए हमने दरवाजे खोल के रखे हैं। और पिछले दिनों 17 करोड़ लोग इसका बेनिफिट लिया है और उसमें से 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार बैंक से रुपया लिया है। 4.25 करोड़ लोग जिन्होंने कोई अपना कारोबार शुरू किया है। तो हम टेक्नोलॉजी को बल देना चाहते हैं, हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसमें हमें इस टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना चाहते हैं, उसमें हमें इस टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नौजवान की शक्ति तो देश को आगे ले जाएगी। ये ठीक बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जनसंख्या पे बात होनी चाहिए? जितनी तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर दबाव डालेगी। सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा और जैसे साउथ के राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में काफ़ी सफलता पाई है। तो इस बार हमारे फाइनेंस कमीशन ने जिन जिन राज्यों ने जनसंख्या में कंट्रोल किया है, ऐसे राज्यों को फाइनेंस कमीशन से अन्याय नहीं होगा, ये भूमिका ली है। पहली बार ये भूमिका ली है। इसका बेनिफिट एक प्रकार से लोगों को मिलेगा कि भाई हाँ, ये भी एक तरीका है राज्यों को मजबूत करने का। प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 साल में आपकी सरकार की आर्थिक नीतियों पर पूरे देश और दुनिया में बहस होती रही। अभी 2 दिन पहले IMF की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और साथ साथ उसमें यह भी माना कि NPA को लेकर जो आपकी सरकार ने कदम उठाए उनकी सराहना भी की गई। लेकिन एक वर्ग लगातार कहता है कि ये ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है और इसमें जो है डिमोनेटाइजेशन जैसे कदम उठाए गए और GST जैसे कदम उठाए गए, उसके कारण नुकसान हुआ है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन को लेकर के वो लोग रो रहे हैं जिनको कुछ खोना पड़ा है, जिनकी बनी बनाई ये सारी बोरों में पैसे रुपये भरे रहते थे, उनके लिए मुसीबत आई है और इसलिए ये रोते रहते हैं। लेकिन आज पूरा सिद्ध हो चुका है कि हमारे कदम सही थे और उसी के कारण देश में फॉर्मल इकोनॉमी को बल मिला है। जो ईमानदारी से कमाता है, जो काला धन जिसके पास है नहीं, उसको आज बाजार में अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ ले पाता है जो पहले नहीं ले पाता। उससे लोग मांगते थे कि भाई 50% चेक, 50% काला धन। वो बेचारा लाएगा कहाँ से काला धन? तो उसको तो ये मुसीबत थी। आज हर कोई दूसरा टैक्स दायरा बढ़ा है। आपने देखा है कि आज़ादी से अब तक टैक्स देने वालों की संख्या में डबल हो गए हैं। तो एक प्रकार से सफलता को ये, जहाँ तक वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सब ने माना है
कि भारत तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है और आने वाले दिनों में भी तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी। तीसरा, जब हमारे देश के 2014 के पहले, हमारे आने से पहले, जब देश 11वें नंबर की इकोनॉमी बना दुनिया में, तो हमारे वित्त मंत्री ने, उस समय के यूपीए के वित्त मंत्री ने बड़ा उछल करके, बड़ा सीना तान करके अब हम 11 नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, इसका गौरवगान किया था। हमने 5 साल में 6 नंबर पे पहुंच गए और आने वाले दिनों में हम 5 नंबर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और इसलिए जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, जो देश की स्थिति बनी है, इसको समझना होगा। जिनको पास कोई मुद्दे ही नहीं है, अब वो आलोचना करते रहेंगे। जब आपने कहा मुद्दे नहीं, मैं समझता हूँ मैंने काफी समय बस दे दिया। एक आखिरी चीज, एक दो बस आखिरी बात। आपने कहा कि मुद्दे नहीं है, कुछ मुद्दे लगातार 5 साल में बनते रहे। कभी देश में कहा गया घोषित आपातकाल है, कभी अवार्ड वापसी शुरू हो गया, कभी ये कहा गया कि भाई आपकी सरकार जो है वो देश में जो है लोगों को बोलने की आज़ादी दी। इस तरह की चीज़ें लगातार 5 साल में होती रही। कैसे आप इनको देखते हैं? एक तो देश की जनता ने इन लोगों की किसी बात को माना नहीं, देश की जनता के गले उतरा नहीं। तो एक सेट ऑफ पीपल है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि सेट ऑफ पर्सन लोग कौन है। आपको एक बात हमारे देश में उभर करके नहीं आती है, और अच्छा सवाल पूछा आपने, तो मैं देश की जनता को जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे देश में विदेश से धन डोनेशन के रूप में लाना हो तो उसके लिए कानून है, और उस कानून का अंतर्गत जो भी विदेश से धन लाते हैं, किसी संगठन के लिए लाते हैं, कोई चैरिटी के नाम पे लाता है, कोई एजुकेशन के नाम पे लाता है, कोई हेल्थ के नाम पे लाता है, जो भी लाते हो, उनको सरकार को अपना हिसाब देना होता है, कंपलसरी है। कोई हिसाब देता ही नहीं था, विदेशों से धन आते रहते थे। तो हमने आकर के कानून का पालन करने की कोशिश शुरू की, चिट्ठी भेजी कि भाई आपको पिछले दिनों ये जो विदेश से पैसे मिल रहे हैं उसका क्या कर रहे हो, जरा बताओ। आप हैरान हो जाओगे, 20,000 ऐसे लोग निकले, 20,000 संस्थाएं, संगठन, जिन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया और नई एप्लीकेशन में नहीं डाली। इसका मतलब हुआ कि वो रुपये कैसे न कैसे बुरे काम के लिए उपयोग होते थे, देश को नुकसान करने के लिए उपयोग होते थे। अब ऐसे जरूर लोग होंगे कि जिनकी 20,000 संस्थाओं में, संगठनों में झूठे कारनामे चलते थे, किसी न किसी के लिंक होंगे। अब वो दुकानें बंद हो गई और मोदी ने इतना बड़ा कदम उठाया। 20,000 ऐसे कितने पावरफुल लोग होंगे। तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो कुछ सज्जन लोगों का उपयोग करके इस प्रकार से सिग्नेचर विग्नेचर करा देते होंगे और इस प्रकार से हो हल्ला करते होंगे। प्रधानमंत्री जी, एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे। आपसे पहले प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत चर्चा में आया। उन्होंने कहा इस देश के रिसोर्सेज पर एक खास धर्म विशेष का पहला हक होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? उस मीटिंग में मैं मौजूद था एज मुख्यमंत्री, और जब मनमोहन सिंह जी ऐसा बोले तो पूरे सदन में एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। लोग चौंक गए थे कि क्या बोल रहे हैं। और उसी समय मैंने बाहर आकर के मीडिया को बाइट दिया था कि इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है, वंचितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है। हमें हमारे देश की संपत्ति को ये संप्रदाय के रंग से नहीं रंगना चाहिए, इस प्रकार का वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और इतने बड़ी महत्वपूर्ण फोरम में प्रधानमंत्री के मुंह से इस प्रकार की घोषणा ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि देश के संसाधनों का उपयोग देश के भविष्य के लिए होना चाहिए, देश के हर गरीब के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, एक तो जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और डीडी, दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी की तरफ से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दूरदर्शन और राज्यसभा टीवी का बहुत आभारी हूँ कि आपसे मिलने का मौका मिला और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से मिलने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।